हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश एक नज़र में। पूरा फैक्ट जितने हैं सारे कंप्लीट कर लेंगे। ये यूपी पीसीएस एंड यूपी आरओ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए। मैं अभी इस क्लास को बना रही हूँ आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं अभी। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक क्या क्या हैं पहले ये देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में दो मछली तथा एक तीर धनुष है। फिर ये कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश टीसू बोलते हैं इसको। आई एम सॉरी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी 1947 में। द्वितीय क्या थी? उर्दू है। 1989 में इसे स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। फिर राजनीतिक प्रशासन देखेंगे। अप्रैल 1947 में ब्रिटिश राज के समय संयुक्त प्रांत के नाम से इसका गठन किया गया था एवं 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज रही, और 1921 से आज तक लखनऊ में कर दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगला क्या है हमारा। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। कब किया गया विभाजन उत्तर प्रदेश का? 9 नवंबर को विभाजन किया गया। हम ये कलर कुछ और चूज कर लेते हैं, ये काफी लाइट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विभाजन हुआ तथा 13 जिले अलग करके एक पृथक राज्य उत्तरांचल 2007 में नाम बदल करके इसका उत्तराखंड कर दिया गया था। संयुक्त प्रांत में विधानसभा के लिए चुनाव सर्वप्रथम 1937 में करवाया गया था। ठीक है, संयुक्त प्रांत के लिए सबसे पहले चुनाव कब किया गया? 1937 में किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फिर बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। ठीक है, नेक्स्ट है आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? श्री चंद्रभाल थे। ठीक है, वर्तमान में राज्य विधान परिषद के राष्ट्रपति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, कार्यकारी हैं। 30/1/2021 से अब तक ये रहे हैं। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री हैं। ये याद रखिएगा, नारायण दत्त तिवारी क्या थे? उत्तर प्रदेश के अलावा ये उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पद को धारण कर चुके हैं। प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? चित्रकूट है, महोबा है, श्रावस्ती है। जहाँ पे कितनी सीटें हैं? सिर्फ दो दो सीटें हैं। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। मोहम्मद कुरैशी जो है ये भारत के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा को ये लोग विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और बाद में आगे चल के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मनोज कुमार है।
18वीं विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हैं। ठीक है, नेता विपक्ष कौन है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में 7वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा जी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रदेश के प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25/2/1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक रहा। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष नेक्स्ट है, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरीनाथ त्रिपाठी, 3 बार बने हैं ये लोग विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरीनाथ त्रिपाठी, 3 बार बने। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। निर्वाचित कितने हैं? 403। एक मनोनीत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए संविधान 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। फिर सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है, जहाँ पे कि 12 सीटें हैं। फिर सर्वाधिक बड़े मंडल, सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? कानपुर और लखनऊ। सबसे छोटा मंडल सहारनपुर। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। फिर प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। फिर नेक्स्ट है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम राज्यपाल एकमात्र महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती 4 बार चुनी गई हैं। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण हैं। प्रशासनिक इकाइयां देखेंगे। जिलों की संख्या कितनी है? 75। सर्वाधिक आर्थिक संभाग कितने हैं? आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं? 58,189 है। नगर पंचायत कितने हैं? 546 है। नगर निगम 17 है। मंडलों की संख्या 18 है। 18वां अलीगढ़ बना है। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। तहसील कितने हैं? 351 है। नगर पालिका परिषद 200 है। कुल ग्राम कितने हैं? कुल ग्राम है हमारे 10,06,777 है। टोटल ग्राम कितने हैं? 10,06,777 है। नेक्स्ट है, भौतिक संरचना पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः हैं कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई व सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः हापुड़, भदोही, शामली
वह गाजियाबाद है। नेक्स्ट है दक्षिण से पठारी क्षेत्र और उत्तर भाबर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के बीच में है। इस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। 8 राज्य और 1 यूटी है। दिल्ली, आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटे जिले हैं, मतलब राजस्थान से सिर्फ 2 ही जिले टच करते हैं। सोनभद्र से सटे राज्यों की 4 संख्या है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एकमात्र जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को 11 जिले स्पर्श करती हैं। ये जिले हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड तथा 7 जिले बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं। नेपाल को प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। ये जिले पूर्व से पश्चिम के क्रम में हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इलाहाबाद एवं फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद एवं फैजाबाद जिलों के नाम परिवर्तित करके क्रमशः प्रयागराज, अयोध्या कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद मंडल का नाम बदल करके प्रयागराज मंडल कर दिया है। फैजाबाद मंडल का नाम बदल करके अयोध्या मंडल कर दिया गया है। स्मरणीय है कि अयोध्या मंडल में 5 जिले अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर व अमेठी आते हैं, जबकि प्रयागराज मंडल में 4 जिले शामिल हैं: प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर, पडरौना तक है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ है। नेक्स्ट देखेंगे खादर क्षेत्रों की नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों का निर्माण होता है। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी मिलती है। इसकी चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक और लंबाई इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। इस क्षेत्र की जलवायु को स्वास्थ्य के लिए कम लाभदायक माना जाता है। सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर की जलवायु जो होती है स्वास्थ्य के लिए कम लाभदायक होती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है। इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिण क्षेत्र, मिर्जापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यह प्राचीन पठार नीच चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे बुंदेलखंड नीच भी कहते हैं। जलवायु कैसी यूपी की देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर होती है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, 54.4 सेंटीमीटर होता है। संभावित वर्षा की अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गोरखपुर में 56 दिन, ठीक है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32 दिन तक ही होती है। प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि 5.15% है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला सोनभद्र है, 5.08% है।
ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून को पूर्वा हवा कहा जाता है, पूर्वा कहा जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्म काल में चक्रवाती और संवहनी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण कर्क रेखा के नजदीक होना है। अब यूपी का देखेंगे मृदा एवं मृदा अपरदन, सॉयल एंड सॉयल इरोशन। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदेश के पश्चिमी जिले तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी भी मिलती है, जिसे करेल या कपासी मृदा भी कहते हैं। प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुर व कानपुर जिलों में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिणी प्रयागराज में लाल मृदा मिलती है। उत्तर प्रदेश में मृदा जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट है, परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान नहीं समझ पाते हैं और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहते हैं। अवनालिका क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का क्षेत्र इटावा सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा परवा, इसको पड़वा भी बोला जाता है, मार, इसको भाड़ भी बोलते हैं, फिर राकर, राकड़, फिर नेक्स्ट है भोंटा मृदा पाई जाती है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। स्वतंत्रता से लेकर के 1994 से 1995 तक राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन का योगदान सर्वाधिक रहा है। वर्ष 1995-96 से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान द्वितीय स्थान पर आ गया, जबकि प्रथम स्थान पर तृतीय क्षेत्र हो गया। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक 2011 की जनगणना के हिसाब से कितने हैं? 29.0% हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि श्रमिक कितने 2011 जनगणना के अनुसार? 30.3% हैं। प्रदेश में लगभग 79.20% सीमांत कृषक हैं, 13.14% लघु कृषक हैं, 7.5 मध्यम कृषक और बड़े कृषक 0.15% हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत का आकार 0.7 हेक्टेयर है। सभी वर्गों का औसत जोत का आकार क्या है? 0.73 हेक्टेयर है। सर्वाधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी जिले हैं, 3534 हेक्टेयर। पूर्वी क्षेत्र कितने हैं? पूर्वी क्षेत्र में 2371 हेक्टेयर बुंदेलखंड तथा मध्य क्षेत्र है। नेक्स्ट, प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतें कुल जोतों का 79.4% है। कपास की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। भारत के लगभग 90% मेथा ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। मेथा ऑयल शिवाला के पत्तों से निकाला जाता है। 1960 में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम पारित हुआ, सीलिंग कानून इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कपास की खेती गंगा, यमुना, दोआब, रोहेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में होती है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बाराबंकी। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी इसकी खेती की जाती है। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। नेक्स्ट है, प्रदेश में आम की प्रमुख प्रजातियां हैं, चौसा, नीलम और दशहरी। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के अमरूद की प्रजातियां करेला, धौलका, लखनऊ 49, सरदार भी इसको कहा जाता है, ललित, सुरखा और इलाहाबादी सफेदा है। ये अमरूद की प्रजातियां हैं यूपी की।
केले की प्रजातियां हैं चीनी, चंपा, दूध सागर, अल्फान व अधेश्वर। अगला है प्रयागराज में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। आंवला का उत्पादन आंवला का उत्पादन प्रतापगढ़ जिला अग्रणी है। आंवला के उत्पादन में आलू केंद्र जोन आगरा में आलू निर्यात जोन आगरा में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है। महोबा में पान की खेती होती है। महोबा में 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। कितने हैं? 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। प्रदेश के कुल 8 मृदा समूह हैं। पशुपालन लिखेंगे। वर्ष 2019 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में है पाया जाता है। पशुगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक 33 मिलियन है। फिर भरारी झांसी में पशु चारा बैंक स्थापित है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सैफई इटावा तथा बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में 2 नए पॉलीक्लिनिक बनाए जा रहे हैं। 1999 में उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। दुग्ध उत्पादन वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश 313.597 लाख मीट्रिक टन, वृद्धि दर 1.58% एवं वर्ष 2021-22 में 329 लाख मीट्रिक टन, वृद्धि दर कितना था? 4.85%। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रहा प्रदेश का। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में अद्यतन 264.50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया गया। वर्ष 1973 में ऑपरेशन फ्लड राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ, बलिया में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996 से 97 से दूध विकास विभाग द्वारा महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है। गोकुल पुरस्कार योजना, इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दूध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने वाले दुधारू पशुओं को रखने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। यह राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले को दिया जाता है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। ठीक है, फिर वाराणसी में स्थापित ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट का संचालन प्रबंधन दिसंबर 2021 से एनडीडीबी को हस्तगत किया गया। दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022, यह नीति 9 नवंबर 2022 से प्रदेश में लागू हुई। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का निवेश कर 1.25 लाख करोड़ रोजगार प्रत्यक्ष व परोक्ष सृजित करने व दुग्ध प्रसंस्करण को वर्तमान 10% से बढ़ाकर के 25% तक ले जाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, विभिन्न नीतियाँ। चकबंदी कार्यक्रम योजना शुरू की गई थी कब? 1954 में। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई 1 नवंबर 2008 में। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है किसान बही योजना 1992 से 93 आरंभ की गई। 1992-93 में आरंभ की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था। कृषि नीति 2005 29 दिसंबर 2005 में। फिर यह नीति राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति के आधार पर घोषित की गई। इस नीति का लक्ष्य कृषि विकास दर को 4% करना था। फिर इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का किसानों से समझौते के आधार पर खेती कराने का प्रावधान किया गया। नई कृषि नीति 2013, इस नीति में कृषि के
विकास हेतु अनेक उपायों पर बल देते हुए कृषि क्षेत्र से 5.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश कृषि नीति निर्यात नीति 2019। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश से कृषि निर्यात वर्ष 2024 तक 2,524 मिलियन डॉलर मतलब इंडियन रुपीज में 17,591 करोड़ के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए ढांचे की व्यवस्था करना, कृषि फसलों एवं उत्पादों के निर्यात की क्षमता का सदुपयोग करना एवं अन्य हितधारकों की आय पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। यह योजना वर्ष 1999 से 2000 में रबी के मौसम से प्रारंभ की गई। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010-11 में प्रारंभ की गई। सैनिटरी मार्ट योजना, सैनिटरी मार्ट स्कीम, उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001 से 2002 के बीच में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट है किसान सेवा रथ, 2010-11 से शुरू की गई। इसे जनपद मुख्यालय से दूर निवास करने वाले कृषकों को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आरंभ किया गया। कृषि निर्यात जोन कौन कौन से हैं यूपी में? आम और आलू निर्यात के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। आगरा से आलू का, लखनऊ से आम का, फिर थर्ड है सहारनपुर से आम का। फिर कृषि पार्क हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर। कितने जिलों में कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर। नेक्स्ट है खाद्य पार्क, नोएडा में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का, गेहूं है। उत्तर प्रदेश का गेहूं और गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, गेहूं और गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का बाजरा, चीनी, सब्जी और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। मूंग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल होती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गेहूं का विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है। ठीक है, गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। राज्य में गजेटरी खिलौने की शुरुआत 1957 में हुई। वर्ष 1954 में प्रदेश में चकबंदी योजना लागू की गई। राज्य में सीलिंग कानून के तहत एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम निर्धारित सीमा 18 एकड़ है। शीलाधर मृदा विकास संस्थान प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। नदी तंत्र, रिवर सिस्टम क्या क्या देखेंगे अपना। प्रदेश की सर्वाधिक नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित रहती है। गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है मैदाहा एवं मूसाखंड बांध क्रमशः बीरमा नदी एवं कर्मनासा नदी पर बनाए गए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में सबसे अधिक लंबा कौन सा नहरें है? रायबरेली 2843 किलोमीटर में है। प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। फिर गंगा का देखेंगे। शिवालिक श्रेणी को काट करके गंगा ऋषिकेश हरिद्वार मैदान में पहली बार प्रवेश करती है और
फिर बिजनौर जिले से प्रवेश करती है यूपी में। हल्दिया से प्रयागराज तक यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है। यह राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों में बहती हुई लास्ट में बिहार में प्रवेश करती है। यमुना का देखेंगे। यमुना में प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है। इससे बांदा के पास के नदी मिलती है। बांदा में भोजहा नामक स्थान पर है। यह 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। शारदा काली प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र पीलीभीत का फुलहर झील है। यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। चंबल नदी का देखेंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापा पहाड़ी इंदौर में है। काली सिंध, पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यह इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना में मिलती है। घाघरा का देखेंगे। यह तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यह नदी पर्वतीय क्षेत्र से कर्णाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। अयोध्या में यह नदी सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी से मिलती है तथा छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है राप्ती, नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायिका नदी रोहिणी है। यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बहरज के समीप घाघरा में मिल जाती है। नेक्स्ट है बेतवा, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। बेतवा ललितपुर, झांसी, जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। केन नदी उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से। बांदा में भोजहा के निकट यमुना में मिल जाती है। टोंस नदी, इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। यह सिरसा प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। नदी जोड़ो परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 25 अगस्त 2005 को केन और बेतवा नदी को जोड़ने संबंधी हस्ताक्षर हुए। इसके तहत मध्य प्रदेश में पन्ना के निकट केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जहां से नहर द्वारा पानी को बेतवा नदी में लाया जाएगा, जो झांसी के निकट बेतवा से मिलेगी। नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख स्थान। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं? पहला है गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, श्रृंगबेरपुर, प्रयागराज, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। यमुना नदी के किनारे है बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। नेक्स्ट है गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। सरयू के किनारे बसे हैं अयोध्या, गोला, बड़हलगंज। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे हमीरपुर, मंदाकिनी या पयस्विनी। चित्रकूट जो है मंदाकिनी या पयस्विनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके दो नाम हैं। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। सोनभद्र सोन नदी के किनारे। गाजियाबाद हिंडन नदी। अब इरिगेशन देखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में उत्तर प्रदेश का
15.1% भूभाग नहरों द्वारा, 73.4% भूभाग नलकूपों द्वारा, 8.6% भूभाग कुओं द्वारा और 0.5% भूभाग तालाबों, झीलों एवं पोखरों द्वारा तथा 2.3% भूभाग अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित किया गया है। नेक्स्ट है उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 144.2 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम 1830 में पूर्वी नहर का निर्माण हुआ। वर्ष 1840 से 1854 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप का निर्माण हुआ। फिर निःशुल्क बोरिंग योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई। प्रदेश की प्रमुख नहरें क्या है? मेजर कैनाल्स ऑफ द स्टेट। पूर्वी यमुना नहर 1830 में यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर कब निकाली गई थी? 1830 में। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। कहाँ से गई है? फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर 1840 से 1854, इसे हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। निचली गंगा नहर 1878, यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। शारदा नहर 1920 से 1928, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, यह नहर झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर बनाई गई है। नेक्स्ट है रिहंद घाटी परियोजना, सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर मध्य प्रदेश पन्ना से निकाली गई है। बेतवा नहर, यह बेतवा नदी से झांसी के परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। नेक्स्ट है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। हथनीकुंड बैराज, यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 में इस बैराज का निर्माण हुआ। 1878 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जल बंटवारे को लेकर के समझौता हुआ। 12 मई 1994 को यह समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बीच हुआ। अतः दिसंबर 1994 में एक नए हथनीकुंड बैराज की नींव रखी गई, जो 1999 में पूर्ण हुआ। इसे नया ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। बाणसागर बांध, इस बांध के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं झारखंड से को मिलने वाली लाभ का अनुपात क्या है? बाणसागर जो है, बाणसागर बांध का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को कितने प्रतिशत या अनुपात में लाभ मिलता है? 1:2:1 है। यह मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित किया गया है। गोकुल बैराज परियोजना, आगरा मथुरा के पेयजल समस्या के निदान हेतु इसका निर्माण किया गया है। लवकुश बैराज, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किया गया है। आगरा बैराज, आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माण किया गया। नेक्स्ट है गंगा जल परियोजना, पेयजल के लिए दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप विहार में निर्माण हुआ। नोएडा और गाजियाबाद को लाभ प्रदान होता है इससे। अन्य तथ्य, उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग असिंचित है।
उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर है। प्रदेश में नहरों की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फुले जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है झीलें। फुलहर झील पीलीभीत गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है। बखीरा झील संत कबीर नगर में, कठौता झील लखनऊ में, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, औंधी ताल वाराणसी में, लौंधी ताल सुल्तानपुर में, देवरिया ताल कन्नौज में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बड़ा ताल गोखुर ताल भी इसको कहते हैं शाहजहांपुर में, बेंती या नैया झील पर प्रतापगढ़ में, फिर है जरगो जलाशय मिर्जापुर। नेक्स्ट है कुंद्रा समुद्र उन्नाव में। नेक्स्ट है शुक्र ताल मुजफ्फरनगर, अलवरा झील कौशाम्बी में, भोजपुर ताल सुल्तानपुर में, राजा का बांध सुल्तानपुर में, दरवान झील फैजाबाद, बल्हापरा झील कानपुर में, बरुआ सागर झांसी में, मदन सागर महोबा में, दहर झील हरदोई में, मानसी गंगा गोवर्धन मथुरा में। अब देखेंगे ऊर्जा। वर्ष 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू की गई। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर, अलीगढ़ एवं घोसी मऊ में स्थापित की गईं। 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिर्जापुर के दादर कला में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था। यह संयंत्र 100 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश सोलर पावर नीति 2017 में लागू की गई। राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा इसे स्थापित करने के लिए निवेश के अवसर प्रदान करना है। सभी के लिए पर्यावरण अनुकूल और सस्ती बिजली प्रदान करना है। राज्य में अनुसंधान विकास, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। 2022 तक 8% सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व प्राप्त करना। राज्य में कुल बिजली की खपत का 8% सौर ऊर्जा से प्राप्त करना है। फिर वर्ष 2022 तक भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के लिए निर्धारित 4300 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ राज्य और रूफटॉप परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। नई सौर ऊर्जा नीति 2022। इस नीति में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया और अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया। प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्षों में 7,698 करोड़ खर्च करेगी। इस नीति में अयोध्या को छोड़कर प्रदेश के शेष 16 नगर निगमों व नोएडा को सोलर सिटी के रूप में, जबकि अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है प्रमुख केंद्र कौन कौन से। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र 1942 में अलीगढ़ में, इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से हुआ था। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है, यह रूस की सहायता से निर्मित किया गया था। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में, यह जापान के सहयोग से निर्मित किया गया। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी के निकट है। निजी क्षेत्र की इकाइयां रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में, यह आदित्य बिड़ला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती है। दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। इस परियोजना के लिए गैस जो है कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। परियोजना निर्माण स्थल का नाम धीरू भाई अंबानी नगर रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्थान पर स्थापित है।
विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अनपरा सी विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत गृह व करछना ताप विद्युत गृह निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। संयुक्त क्षेत्र की इकाइयां: टिहरी जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना व घाटमपुर ताप परियोजना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की इकाइयां हैं। नरौरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारी जल आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1989 में की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र, आंवला, बरेली, औरैया में है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कहाँ है? आंवला है बरेली में, औरैया में ही स्थापित है। रिहंद सोनभद्र में, टांडा अंबेडकर नगर, ऊंचाहार रायबरेली, सिंगरौली सोनभद्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर। अन्य फैक्ट है देखेंगे। ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट एवं महोबा में केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की एवं इसके अंतर्गत वर्ष 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा उत्तर प्रदेश स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर सिटी कार्यक्रम। केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद एवं प्रयागराज को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दे रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है रिहंद जलाशय सोनभद्र में। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ है। फिर झांसी का रामपुरा गांव देश का पहला गांव है जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है। 7 से 8 किलोवाट क्षमता का यह प्लांट नॉर्वे की सहायता से तैयार किया गया है। प्रदेश में मेगावाट क्षमता का पहला पावर प्लांट बाराबंकी के संडोली गांव में स्थापित किया गया। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। महोबा जिले के करहर कला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया। 12 संगम जिसको बोलते हैं ताप विद्युत गृह प्रयागराज की 12 तहसील में जेपी समूह द्वारा स्थापित की जा रही है। ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट चालू कर दी गई है। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्या है? निम्न और मध्यम श्रेणी में आता है। वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 2020 में भंग कर दिया गया। वर्ष 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं: प्रयागराज, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। मिर्जापुर जिला जो है अग्रणी है इसमें। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। भंडार के दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से नहीं, भंडार। ठीक है, कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त होता है। बॉक्साइट बांदा और चंदौली से प्राप्त होता है। डोलामाइट मिर्जापुर, कजराहर क्षेत्र बांदा से मिलता है। कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कांच और बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। प्रयागराज सर्वाधिक प्रमुख जिला है, जो प्रयागराज में सबसे अधिक पाया जाता है। रॉक फास्फेट बांदा, ललितपुर, फायर क्ले पायराइट्स मिर्जापुर, सोनभद्र, चाइना क्ले सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा। हीरा पाया जाता है बांदा जिला और मिर्जापुर जिला में। सोना
शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में व सोन एवं सोनभद्र हरदी में मिलता है। नेक्स्ट है तांबा ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र, जिप्सम झांसी हमीरपुर, यूरेनियम ललितपुर, एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट चुनार बांदा हमीरपुर। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021, यही अद्यतन है अभी। अति सघन वन कितने हैं? अति सघन वन में कितने क्षेत्र पाया है? 2626। ठीक है। नेक्स्ट है भौगोलिक प्रतिशत इसका कितना है? 1.09%। मध्यम सघन वन कितने पाए जाते हैं? 4029.37। और भौगोलिक प्रतिशत कितना है? 1.67%। खुले वन कितने हैं? 8161.91 और भौगोलिक प्रतिशत इसका है 3.39%। कुल वन कितने हैं? 14,817.89। फिर इसका भौगोलिक प्रतिशत है 6.15%। झाड़ियाँ कितनी पाई जाती हैं? 563.38 और भौगोलिक प्रतिशत इसका 0.23। ISF वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भदोही, मैनपुरी, देवरिया जिला है। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण 7421 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। राज्य में कुल अधिलिखित वन क्षेत्र 17,384 वर्ग किलोमीटर में से 11,560 वर्ग किमी आरक्षित वन है, जो कि 66.47% है। 296 वर्ग किमी संरक्षित वन है, जो कि 1.7% तथा 5,528 वर्ग किमी है, 31.8% अवर्गीकृत वन है। उत्तर प्रदेश राज्य का कुल कार्बन स्टॉक 117.24 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल वन कार्बन का 1.63% है। उत्तर प्रदेश में 0.23% क्षेत्र झाड़ियों से युक्त है। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 में तथा दूसरी वन नीति 1988 में घोषित की गई। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई। अन्य फैक्ट्स क्या हैं? वर्ष 1968 में 9वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में बेस्टोबॉय द्वारा सामाजिक वानिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से प्रारंभ की गई विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 से प्रारंभ की गई। यह पुरस्कार वृक्षारोपण तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। वन महोत्सव 1952 से प्रारंभ की गई। इसका नारा है वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। नेक्स्ट है 2007-8 में ऑपरेशन ग्रीन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं यूपी में। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस एवं प्लाईवुड बरेली नजीबाबाद में है। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर में है। बीड़ी, चीनी, मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर झांसी में। नेक्स्ट है लकड़ी के खिलौने सोनभद्र वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ में।
राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य सम्मिलित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना में 3 राज्य सम्मिलित हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। वर्ष 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार स्थापना की गई, जिसका नाम बदल करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वर्ष 1936 में एशिया के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो कि अब उत्तराखंड में है, की स्थापना गढ़वाल नैनीताल में की गई थी। अब इसका नाम बदल के करके शायद रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वर्ष 1956 में देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में ही वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई। कब? 1956 में। राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। संपूर्ण विश्व के कुल सारसों का 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। प्रदेश में गिद्ध विलुप्त प्राय और गंभीर रूप से विलुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। ये प्रयागराज से वाराणसी तक अधिक संख्या में मिलती हैं। एटा से पटना पक्षी बिहार को अभयारण्य घोषित किया गया है। एटा से पटना पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया है। फिर काले हिरण का प्रदेश में संरक्षण किया जा रहा है। अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र व प्रयागराज के मेजा कोरांव क्षेत्र में ये अधिक मिलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक काले हिरण का गभाना क्षेत्र अलीगढ़ में मिलते हैं। वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान 4 टाइगर रिजर्व एंड 2 प्राणी उद्यान और 11 वन्यजीव विहार और 14 पक्षी विहार है। वर्तमान में यूपी में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1 है और 4 है टाइगर रिजर्व, 2 है प्राणी उद्यान और 11 वन्यजीव विहार है, 14 पक्षी विहार है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व 2022। ठीक है। कानपुर व लखनऊ में प्राणी उद्यान की स्थापना की गई। एक और प्राणी उद्यान अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर एवं पीलीभीत जिले में है। इसे 1977 में स्थापित किया गया। ग्रेटर नोएडा में 120 हेक्टेयर क्षेत्र में एक रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट पार्क सफारी का निर्माण चीन व सिंगापुर में स्थापित नाइट सफारी के मॉडल पर किया जा रहा है। यह एक प्रकार का विश्व का चौथा व भारत का पहला अभयारण्य है। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 में लाया गया। बाद में किशनपुर एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया। बिजनौर के आमनगढ़ क्षेत्र को उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। पीलीभीत शाहजहांपुर के वन क्षेत्र को मिलाकर के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रूप में जून 2014 में घोषणा हुई। यह प्रदेश का दूसरा व देश का 45वां टाइगर रिजर्व है। प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं: दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली जो सबसे पुराना है, 1957 में स्थापित किया गया था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा में है। कैमूर सोनभद्र में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर जो कि सबसे छोटा है। सोहागी बरवा महाराजगंज में है। फिर सुहेलवा श्रावस्ती में है। कछुआ वन्यजीव विहार यह कहाँ है? वाराणसी में। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया गया है जो नवीनतम है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत हस्तिनापुर वन्यजीव
बिहार है 2073 वर्ग किलोमीटर में। इसका विस्तार मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद जिले में है। बब्बर शेर सफारी पार्क इटावा में है। फिर पश्चिम बिहार देखेंगे। नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव वर्ष 1984 में स्थापित किया गया, जो सबसे पुराना है। बखीरा पश्चिम बिहार, बस्ती संत कबीर नगर में है। फिर है समन पश्चिम बिहार, मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा गोंडा प्रकाश जयप्रकाश नगर में स्थापित किया गया है। विजय सागर पश्चिम बिहार, महोबा हमीरपुर में है। पटना पश्चिम बिहार, ये कहाँ है? पटना पश्चिम बिहार, एटा, ये याद रखेंगे, नहीं तो बिहार लगा देंगे लास्ट में। ये क्या है? पटना पश्चिम बिहार, एटा सबसे छोटा है। यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है ये। सुरहाताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण बलिया में है। लाख बहोशी कन्नौज, जो सबसे बड़ा है पश्चिम बिहार। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये कहाँ? प्रतापगढ़ कुंडा में है। सांडी हरदोई में है। समसपुर रायबरेली में। सुर सरोवर आगरा में। ओखला गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में। फिर शेखा झील कहाँ है? शेखा झील पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल में शामिल एकमात्र आर्द्रभूमि ऊपरी गंगा। इसको अभी देखेंगे क्योंकि ये बहुत पुराना आंकड़ा है, इसको स्किप करते हैं क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की जो आर्द्रभूमि संख्या है वो बढ़ गई है। फिर भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से रामसर स्थल में शामिल एकमात्र आर्द्रभूमि ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरौरा तक थी, किंतु वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में 6 साइट्स को एक साथ रामसर स्थल घोषित किया गया। जनवरी 2020 में इनको रामसर स्थलों में शामिल किया गया। साथ ही 2020 के अंत में सुर सरोवर पश्चिम बिहार को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में हैदरपुर आर्द्रभूमि बखीरा पक्षी अभयारण्य के रामसर स्थल सूची में शामिल किया हो जाने की बाद यह संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई है टोटल। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल पहला है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव जिले में है। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में। सरसई नवर झील इटावा में। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक। सुर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में। किथम झील के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है। पर्यावरण संरक्षण राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन 1976 में किया गया। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने हेतु ताज ट्रेपेजियम परियोजना 1999 में आरंभ की गई। गंगा कार्य योजना जनवरी 1986 में प्रारंभ हुई तथा प्रथम चरण में केवल 5 नगरों को सम्मिलित किया गया। 1993 में गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। इस चरण में यमुना व गोमती को सम्मिलित कर 3 घटक बना दिए गए हैं। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया। नेक्स्ट है परिवहन को देखते हैं।
सॉरी, परिवहन तंत्र। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई है 2022-23 के आंकड़े के अनुसार ये समीक्षा के हिसाब से दिया गया है। आर्थिक समीक्षा उत्तर प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई क्या है, 2,87,632 किलोमीटर है मार्च 2022 तक। इसके नवीनतम आंकड़े देखने पड़ेंगे, ये थोड़ा फिर से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,590 किलोमीटर थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। फिर वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 है 756 किलोमीटर। इसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से महाराष्ट्र के पश्चात यूपी दूसरे स्थान पर है। फिर वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 125 किलोमीटर है। वर्तमान में राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 60 है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण वर्ष 1998 में शुरू हुई। इसमें उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा की 6 लेन सड़कें झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं। विधानसभा विधान परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना के तहत ग्रामीण या शहरी भाग में 5 किमी तक सड़कों का निर्माण सदस्य की अनुमति से किया जाता है। लखनऊ प्लान 1985। यह प्रदेश में सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे, यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबी द्रुतगामी 6 लेन सड़कें हैं। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा से गुजरता है। लखनऊ व आगरा के मध्य 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। यह देश का सबसे लंबा नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेसवे है। निर्माण कार्य 5 अलग अलग डेवलपर्स द्वारा लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद व आगरा में एक साथ किया गया है। यह एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, सैफई, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा प्रदेश में पहली बस सेवा 5 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के मध्य प्रारंभ की गई। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति 22 सितंबर 2014 लागू की गई। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई। यह प्रदेश के कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर व लखनऊ के अलावा बिहार के गया, राजगीर, वैशाली और पटना जिले में से गुजरती है। रेल परिवहन। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश में 9,167 किलोमीटर रेल मार्ग है, जो रेल संजाल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च
1959 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1859 में प्रयागराज से कानपुर चलाई गई थी। देश में कुल रेलवे जोन की संख्या 18 हो गई है। इनमें 5 रेलवे जोन की लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। साउथ कोस्ट रेलवे 18वां। इनमें 2 रेलवे जोन के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। पूर्वोत्तर रेल गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेल प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन के कुल 9 मंडल हैं। इनमें सबसे छोटा रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल मुगलसराय में है। ठीक है। सबसे पहले भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश था। वर्तमान में कर्नाटक में स्थित श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन देश सहित दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो मुगलसराय में है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मंडुआडीह वाराणसी में है, जिसकी आधारशिला 1956 में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किए गए हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। पूर्वी औद्योगिक गलियारा व पश्चिमी औद्योगिक गलियारा का जंक्शन दादरी में होगा। प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व लखनऊ में मेट्रो परियोजनाएं संचालित हैं। लखनऊ मेट्रो का निर्माण कार्य 27 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुआ। इसके फेज 1 के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक कुल 8 स्टेशन हैं। इस सेक्शन का डिजाइन फ्रांस की सिस्टा कंपनी ने किया है, जबकि निर्माण L&T द्वारा किया गया। इसके सलाहकार ई श्रीधरन है। उल्लेखनीय है कि फेज 1 का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 सितंबर 2017 को किया। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत सेक्शन का निर्माण कार्य नवंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। इसे सर्वसाधारण हेतु दिसंबर 2021 में खोला गया। शेष सेक्शन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी आदि महानगरों में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। यह इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी आदि महानगरों में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। नेक्स्ट है वायु परिवहन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली वर्तमान में अमेठी जिले के अंतर्गत आता है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। फिर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी मेरठ के फुर्सतगंज में है। जल परिवहन देखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा एवं भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टर्म्स ऑफ रिफरेंस के अनुसार घाघरा नदी में अयोध्या से बलिया के मांझी घाट तक है। कहाँ है? घाघरा नदी में अयोध्या से बलिया के मांझी घाट तक जल परिवहन की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जल परिवहन मौजूद है, जिसकी लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर है। अन्य फैक्ट्स क्या है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर NH2 द्वारा नहीं जुड़ा है। ठीक है।
NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो लखनऊ से नहीं जुड़ा हुआ है। NH2 दिल्ली कोलकाता से गुजरने वाले जिले जो हैं, ये NH2 हाईवे जो है ये दिल्ली और कोलकाता के बीच में है, जिसपे उत्तर प्रदेश के जिले हैं मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी है। इसमें लखनऊ नहीं है। ठीक है। सांस्कृतिक पहलू चित्रकला में देखेंगे। मध्यकाल में चित्रकला की प्रमुख शैली मुगल या आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई। जहांगीर का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है। जहांगीर का काल क्या कहा गया है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ हुआ। असित कुमार हलदार इस महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने। नेक्स्ट है, लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक दो नई शैलियाँ विकसित हुई हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। इन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की तथा नैसर्गिक सौंदर्य की आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया था। अब ये देखेंगे, रामलीला भवानी चरण क्यू का सुप्रसिद्ध चित्र है। अब्दुस समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। जहांगीर ने आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग बनवाया था। मेरठ निवासी चमन ने चित्रकला एवं बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित कर विशेष ख्याति पाई है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है। चित्रकार और उनकी कृतियां जो है देखेंगे, रणबीर सिंह बिष्ट ने गपसप पहाड़ी घसियारे। ठीक है। शिवनंदन नौटियाल सत्यम शिवम सुंदरम। विश्वनाथ मेहता प्यासा ऊट सुहाग विंदी सृष्टि। नंदकिशोर शर्मा कालीन रे। रणवीर सक्सेना बुद्ध का गृह त्याग प्रतीक्षा झूला। नेक्स्ट है, संगीत देखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इन्होंने ख्याल गायन शैली को विकसित किया और सितार व तबले पर आविष्कार किया। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ, किंतु इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में बिताया। इनके शिष्य तानसेन थे। स्वामी हरिदास जो हैं वो तानसेन के गुरु थे। इनको ध्रुपद धामर शैली का प्रवर्तक माना जाता है। नोट, मथुरा में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद मेले का आयोजन किया होता है। फिर नेक्स्ट है, जौनपुर के हुसैन शाह सर्की ने बड़ा ख्याल की शुरुआत की। बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ। तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। राज्य सरकार ने 1956 में संस्कृति विभाग की स्थापना की। भारत खंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई। 1960 में इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला विश्वविद्यालय है। अब इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 8 फरवरी 1962 को स्थापित की गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में अगस्त 1975 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश
संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई। ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, इसको देखेंगे। भारत कला भवन संग्रहालय 1920 का निर्माण वाराणसी राय कृष्ण दास के प्रयासों से हुआ था। भारत कला संग्रहालय 1920 में किसके सहायता से? राय कृष्ण दास के प्रयासों से हुआ था वाराणसी में। प्रथम प्रमुख संगीत घराने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा घराना अलकदास मलुकदास, ये दो लोग हैं आगरा घराने से, अलकदास और मलुकदास। लखनऊ घराना में बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह शंभू महाराज बिरजू महाराज हैं। किराना घराना मुजफ्फरनगर में स्थान है इसका। बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ौदकर, फिर भीमसेन जोशी। वाराणसी घराना में है छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, फिर गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, समता प्रसाद मिश्र, मोतीबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी। भिंडी बाजार घराना मुंबई में है। मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्रदान की थी। भिंडी घराने से। भिंडी घराना कहाँ है? मुंबई में है। मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। इलाहाबाद प्रयागराज का कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियों का संबंध इलाहाबाद प्रयागराज से ही है। केसरबाई, जानकीबाई, छप्पन छुरी। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कलाकार और संबंधित क्षेत्र है। किशन महाराज तबला वादन, गुदई महाराज समता प्रसाद जो है तबला वादन है, अनोखेलाल मिश्र तबला वादन, कोदऊ सिंह पखावज, पंख सखाराम पखावज, शंभू महाराज कत्थक, बिरजू महाराज कत्थक, अक्षन महाराज कत्थक, बिंदादीन कत्थक। ठीक है। नेक्स्ट है श्रीमती एन राजम, वायलिन, मतलब वाराणसी घराने से हैं, वायलिन बजाती थी। फिर नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, सितार, वाराणसी घराना से। बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादन, वाराणसी घराने से। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से लोकप्रिय हुआ था। इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। इस नृत्य का प्रणेता कौन है? ठाकुर प्रसाद है। ये कहाँ से? नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिंदादीन ने कथक में ठुमरी का प्रचलन किया। बिंदादीन ने कथक में क्या लाया था? ठुमरी का प्रचलन। इन्होंने सनदापिया उपनाम से ठुमरी के बिंदे से तैयार की। अब देखेंगे नृत्य, लोक नृत्य जो है उसको देखेंगे और क्षेत्र कौन कौन से संबंधित हैं। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से है, घड़ा नृत्य भी कहते हैं इसको। कटघोड़वा पूर्वांचल क्षेत्र से। ख्याल नृत्य जो है ये लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं। ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड से है। फिर रास नृत्य ब्रज क्षेत्र से। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र से। धोबिया पूर्वांचल धोबी समूह द्वारा। नटवरी पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा। फिर सौरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा। धुरिया बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय कुम्हार द्वारा। राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा। दीप लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। देवी लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कार्तिक बुंदेलखंड जो है, कार्तिक लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड से है। कर्मा एवं शीला
लोक नृत्य मिर्जापुर व सोनभद्र खरवार जनजातियों द्वारा किया जाता है। धीवर लोक नृत्य जो है पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कालाबाजी अवध क्षेत्र में प्रचलित है। मयूर नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। ढरकहरी सोनभद्र की नृत्य जनजातियों द्वारा। छोलिया नृत्य जो है राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे धीवर लोक नृत्य पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा किया जाता है। कालाबाजी लोक नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है। मयूर नृत्य लोक नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। ढरकहरी लोक नृत्य जो है सोनभद्र के नृत्य जनजातियों द्वारा किया जाता है। छोलिया लोक नृत्य राजपूतों द्वारा नृत्य विवाहोत्सव में किया जाता है। जोगनी जो है ये मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। जोगनी लोक नृत्य जो है अवध क्षेत्रों में नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पे किया जाता है। चौरसिया लोक नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। ठीक है। कजरी प्रमुख लोकगीत क्या है? कजरी मिर्जापुर वाराणसी। आल्हा जो बुंदेलखंड महोबा। ईसूरी फाग बुंदेलखंड। होरी रसिया ब्रज क्षेत्र बरसाना। चैती चैता पूर्वांचल। होली गीत झूला गीत वृंदावन। बिरहा भोजपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है बिहार सोहर पूर्वांचल विशेषकर अवध क्षेत्र में। लावड़ी व बहत्तर बील रुहेलखंड। ढोला व रागिनी पश्चिमी क्षेत्र। मल्होर कौरवी क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब ये नेक्स्ट कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।